हाय दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी सकुशल होंगे, मंगल होंगे और साथ ही साथ आपकी 10th की प्रिपरेशन बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। और जैसे कि हमने अभी केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर किए हुए थे और साथ ही हमने अम्ल और क्षार को भी देख लिया था। तो एक आज सेकंड चैप्टर से ही, केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर से ही आज हम एक नए चीज़ को पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडिकेटर अर्थात सूचक। सूचक किसे बोलते हैं और हम सूचक का यूज क्यों करते हैं अम्ल एवं क्षारक और लवण के बीच, और इसका रोल क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों को एक एक करके हम देखेंगे। और कमेंट कर देना, और साथ ही साथ यार बेल आइकन को का नोटिफिकेशन आता है उसको ऑन करके रखना, ताकि जब भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए, शीघ्र ही पहुंच जाए। और यार शेयर कर देना। चलिए चलते हैं फिर अपने चैप्टर की ओर विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ओके, सो चैप्टर 2 से ही है हम क्षार एवं लवण से आज, जो कि एक नई पैरामीटर है जो सूचक है उसको पढ़ते हैं। वो है क्या? देखिए, सूचक सूचक किसे कहते हैं? तो सूचक हम आमतौर पर यूज करते हैं एज अ स्किल कि हाउ टू आइडेंटिफाई विच विलियंस आर एंड विच लिक्विड्स आर एसिड एंड बेस। बेसिकली हम सूचक का यूज करते हैं अम्ल और क्षारक की स्थिति जानने के लिए कि हाँ किस विलियन में अम्ल है और किस विलियन में क्षारक है। और कैसे पता करते हैं और ये कैसे पता लगता है सूचक में? बाय चेंजिंग द कलर एंड बाय चेंजिंग द स्मेल। अर्थात जब कलर चेंज होता है किसी विलियन का, अगर कलर चेंज हो जाए या फिर क्या हो जाए, उसके सुगंध में परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उससे हमें पता लग जाता है कि किस विलियन में अम्ल है, किस विलियन में क्षारक है। और किसके द्वारा पता लगता है? सूचक के द्वारा पता लगता है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे भी लिखा हुआ है सूचक किसी दिए गए विलियन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति की है या नहीं। ठीक है, और कैसे इसका रंग या गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, क्योंकि जब अम्ल और क्षार के संपर्क में आता है, क्षारक के संपर्क में आता है, तो इसका रंग भी चेंज होता है और गंध भी चेंज होता है। ठीक है, और हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा 3 प्रकार के सूचक हमें प्रदान किए गए हैं, जिसमें पहला है प्राकृतिक सूचक। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है प्राकृतिक सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक। दूसरा कौन सा है? कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंथेटिक सूचक। और तीसरा है गंधीय सूचक। ठीक है, चलते हैं एक एक करके देखते हैं होते क्या है। देखिए, प्राकृतिक सूचक वैसे सूचक हैं जो बेसिकली हमें नेचर से मिलते हैं, अर्थात पेड़ पौधों से मिलते हैं। नेचुरल तौर पे हम जिस चीज़ से हम पता कर सकते हैं कि किस विलियन में अम्ल है, किस विलियन में क्षारक है और क्षारक है, तो किस तरीके से हम पता करेंगे? सूचक के द्वारा पता करेंगे। और कौन से सूचक के माध्यम से हम जब पता करते हैं? जब जो सूचक हमें प्राकृतिक रिसोर्स से मिल रहे हों, उस सूचक के द्वारा पता करते हैं, तो उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक सूचक में आ जाएंगे लिटमस पेपर। अब भाई लिटमस पेपर आप बोलोगे कि प्राकृतिक है, बनाया नहीं जाता यार, बनाया जाता है ठीक है, पर पौधों से प्राप्त किया जाता है। जो जिस पौधे का नाम है, देखिए लिटमस कौन से पौधे से प्राप्त किया जाता है? लीचेन नाम के पौधे से। ठीक है, जो कि पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। और इनसे लीचेन जब पौधे से हमें क्या बनाते हैं? लिटमस प्राप्त होता है। तो देखिए, जब लिटमस क्या होता है कि जब अम्ल के संपर्क में आता है तो बैगनी बैगनी कलर का लिटमस पेपर किस में हो जाता है? लाल में परिवर्तन हो जाता है, लाल में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल देख पाइएगा। देखिए यहाँ पे एसिड लिखा हुआ है, एसिड है। देखिए पहले बैगनी कलर का था, जब ये अम्ल के संपर्क में गया तो इसका कलर किस में चेंज हो गया है? लाल में चेंज हो गया है। ठीक है, आप देख पाएंगे। और साथ ही साथ जो क्षारक होता है, तो क्षारक क्या होता है? क्षारीय विलयन के संपर्क में आके लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, अर्थात बैगनी कलर का कर देता है। आप यहाँ पे देखिए, पहले क्या था? लाल था, लेकिन जब ये गया क्षारक के संपर्क में तो क्या परिवर्तन हुआ? नीला कलर का हो गया। ठीक है, और कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। लाल पत्ता गोभी भी है, जो अम्ल के संपर्क में आता है तो लाल हो जाता है, और क्षारक के संपर्क में आता है तो ग्रीन हो जाता है। और हल्दी भी है, जो अम्ल के संपर्क में आता है तो पीला। ऐसे देखिए, हल्दी बेसिकली पीले कलर के ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखी जाए तो अम्ल अपना रंग कलर नहीं चेंज कर रहा। ठीक है, कब? अम्ल के संपर्क में वैसे ही रह रहा है। ठीक है, लेकिन कब चेंज कर रहा है? क्षारक के संपर्क में जब जा रहा है तो ये अपना कलर चेंज कर रहा है और लाल भूरा में परिवर्तन होके आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं संश्लेषित सूचक। अब संश्लेषित सूचक किसे बोलते हैं? सिंथेटिक सूचक क्या है यार? सिंथेटिक सूचक मतलब ऐसे सूचक जो हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा किसी लेबोरेटरी में इन्वेंट करी गई हो, अर्थात किसी लेबोरेटरी में या फिर प्रयोगशाला में निर्माण किया गया हो, उसे क्या बोलते हैं? संश्लेषित सूचक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण है कुछ संश्लेषित सूचक की, जिसमें फिलॉक्सीन और मिथाइल ऑरेंज आते हैं। ठीक है, तो फिलॉक्सीन क्या करता है? जब ये अम्ल के संपर्क में जाता है, देखिए अम्ल के संपर्क में आता है फिलॉक्सीन, तो क्या होता है? वो अपना कलर चेंज नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया, देखिए देख पाएंगे यहाँ पर रंगीन होता है, अर्थात कोई कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है, रंगीन मतलब जो भी कलर होगा उसका वो बिल्कुल रंगीन हो जाएगा, बेसिकली होता है। और जब ये फिलॉक्सीन किस में जाएगा?
क्षार के संपर्क में जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या परिवर्तन करेगा, गुलाबी कलर का हो जाता है। क्या कलर का हो जाता है, गुलाबी कलर का। कब, जब क्षारक के संपर्क में जाता है तब। लेकिन फिनोल्फ्थालीन जब अम्ल के संपर्क में जाएगा तो रंगहीन हो जाएगा, कोई कलर नहीं होता है। देखिए बिल्कुल जैसे वाटर की तरह सफेद दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज जब अम्ल के संपर्क में जाता है, मिथाइल ऑरेंज जब अम्ल के संपर्क में जाता है तो कलर कौन सा हो जाता है, कलर कौन सा हो जाता है, रेड, लाल कलर में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन वहीं मिथाइल ऑरेंज जब क्षारक के संपर्क में जाता है तो क्या, कौन सा कलर होता है, नीला, कौन सा, नीला कलर का हो जाता है, ठीक है। अब गंधयुक्त सूचक क्या है यार, हमें तो ये चीज तो पता लग गया कि इंडिकेटर किसे बोलते हैं, जो कलर को भी चेंज करते हो और गंध को भी चेंज करते हो, ठीक है। तो सर अभी तक हमने देखा हुआ है कि भाई अभी तक 2 इंडिकेटर ऐसे हमने पढ़े जिसमें केवल वो कलर को ही चेंज कर रहे थे, या फिर प्राकृतिक हो या फिर सिंथेटिक हो, वो क्या कर रहे थे, कलर में चेंज कर रहे थे। पर यहाँ पे आप देखेंगे कि गंधयुक्त सूचक में बिल्कुल आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल, ठीक है। अर्थात किस चीज़ का कैसा स्मेल है उस आधार पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो अम्ल है या फिर क्षारक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफिनेशन में आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल एवं क्षारक को पहचान में युक्त होने वाले सूचक गंधयुक्त सूचक कहलाते हैं, ठीक है। अर्थात कोई भी अम्ल या फिर सूचक जिसका हम पहचान अपने स्मेल के द्वारा, मतलब स्मेल लेके करते हैं, उनको गंधयुक्त सूचक कहते हैं, ठीक है। और इनकी गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अम्लीय और क्षारीय माध्यम में जैसा होता है वैसा परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जांपल लिया जाता है, जब ओनियन जाता है एसिड अम्ल के संपर्क में तो क्या होता है, रिमेन्स सेम, रिमेन्स स्मेल, मतलब जैसा प्याज का पहले स्मेल था वो सेम रहेगा, ठीक है, सेम कंटिन्यू करेगा। देखिए यहाँ पे आप देख पाइएगा, रिमेन सेम, बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन जब वहीं बेस में जाएगा तो क्या करेगा, अपना स्मेल खो देगा, मतलब जो भी उसका महक था ना बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मतलब उसमें कोई महक ही नहीं आया। महक वो नहीं जो आपकी क्लास की लड़की है और आप देखते रहते हो क्लासमेट को, देख तेरी भाभी आ गई, वो वाली महक नहीं है भाई, ये वो महक है बिल्कुल स्मेल वाली, स्मेल जो हम सुगंध लेते हैं, गंध लेते हैं, जो भी आप बोलो, वो वाली स्मेल है, ठीक है, वो वाली महक है और महक है। और वेनिला है, वो भी एसिड के साथ में रिमेन्स रहता है, सेम स्मेल देता है, और जब जाता है बेस के संपर्क में फिर अपना स्मेल खो देता है। और लौंग का तेल है, देखिए लौंग का तेल भी है, सेम स्मेल रहेगा एसिड के साथ में, पर बेस के साथ में अपना स्मेल खो देगा, ठीक है, अर्थात हट जाता है स्मेल जो भी है। अब देखिए अम्ल क्षारक कितने प्रबल होते हैं। अच्छा, आप बताओगे कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई विलयन कितना हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज कर रहा है और कितना प्रबल है, कितना सांद्र, कैसे हम पता करेंगे कि कितना प्रबल अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जानने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया जो पीएच स्केल है। अर्थात हम जिस स्केल पे अम्ल की सांद्रता जांचेंगे, देखिए केवल अम्ल की नहीं, हम यहाँ पे जांचते हैं अम्ल की भी हो या फिर क्षारक की हो या फिर उदासीन हो, या अर्थात लवण की भी हो, हम सबकी सांद्रता यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कहाँ पे, पीएच स्केल पे। एक पैरामीटर है, एक पैमाना है जहाँ पे हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कितना प्रबल है, कितना नहीं, कितना बलवान है और कितना नहीं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी विलयन में अम्लीय एवं क्षारीयता को दर्शाती है, ठीक है, अम्लीय या फिर क्षारीय भी दर्शाती है, ठीक है। यहाँ पे बताएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी विलयन का पीएच मान उतना ही कम होगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी तो पीएच मान उतना ही कम होगा, ठीक है। इसी उदासीन विलयन का के पीएच मान 7 होता है। देखिए उदासीन अर्थात जहाँ पे उदासीकरण होता है वहाँ पे लवण का निर्माण होता है, अर्थात 7 जो होता है वो वहाँ पे लवण के लिए बेसिकली यूज होता है, ठीक है, जिसको साल्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे उदासीन विलयन के लिए क्या होता है, 7 होता है। लेकिन जब उससे हम कम जाते हैं, ठीक है, 7 से जैसे जैसे हम कम जाते जाते हैं वैसे अम्ल की प्रबलता बढ़ती जाती है। जैसे 6 पे रहेंगे तो ठीक है, 7 से ठीक है, लेकिन जब 5 पे जाएंगे तो 5 से ज़्यादा अम्लीय रहेगा, 6 से ज़्यादा अम्लीय रहेगा 5, 5 से ज़्यादा अम्लीय रहेगा 4, ठीक है। ऐसे उसकी सांद्रता जितनी हम कम जाएंगे, मात्रा घटती जाएगी, उतनी उसकी अम्लता की सांद्रता प्रबलता बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो वही बोल रहा है, अगर पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो अम्लीय विलयन होगा। क्या होगा, अम्लीय विलयन होगा। 7 से कम होगा, तो यहाँ पे आप नोट करने वाली पॉइंट है, 7 से कम होगा, क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा, वो अम्लीय विलयन होगा, ठीक है। और बोला जा रहा है, यदि पीएच मान 7 से 14 बढ़ता तो क्षार की शक्ति बढ़ती है। देखिए अब होता है कि भाई देखिए 7 की जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्षारक की या फिर क्षार की शक्ति प्रबलता बढ़ती जाती है, अर्थात 7 पे कुछ और रहेगा, 8 पे उससे ज़्यादा रहेगा, और जैसे कि 9 पे जाएंगे तो 8 की अपेक्षा 9 पे ज़्यादा रहेगा, उसकी प्रबलता वैसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। और अधिक संख्या में H+ आयन का निर्माण करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल करते हैं, अधिक मात्रा में जो H+ आयन निर्माण करते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+
प्लस आयन निर्माण करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, और वहीं जहाँ पे कम मात्रा में H प्लस आयन का निर्माण होता है वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम आप देखेंगे अपने दैनिक जीवन में हम पीएच का महत्व क्या है, ठीक है। अब देखिए हमारा शरीर है कुछ निश्चित अम्लीय पदार्थ को ही सह पाएगा, तो हमारा शरीर कितने परास को सह सकता है? हमारा शरीर 7 से लेके 7.8 के परास के बीच कार्य करता है। हमारे जीवित रहने के लिए इतने ही परास चाहिए, 7 to 7.8, ठीक है। और जबकि नदी का देखिए, नदी के जल का जो अम्लीयता होता है ना 5.6 होता है, ठीक है। अगर उससे कम हुआ पीएच मान 5.6 से अगर कम हुआ तो समझिए कि वो उसे क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं, अर्थात वहां पे अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, 5 से ज़्यादा बढ़ गई। वैसे जाते हैं 7 से तो कम, जैसे 7 से हम पीछे पीछे जाते हैं उसे अम्लीयता की प्रबलता बढ़ती जाती है, वैसे ही 5.6 तो ठीक है, नॉर्मल है। ऐसे एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे जो प्राणी निर्वाहन करते हैं अपनी जिंदगी, जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए ठीक है उतना, लेकिन जैसे जैसे 5.6 से कम होता जाता है, ठीक है, उसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है, जिसके कारण उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इस सिचुएशन में किसी भी जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता अर्थात जीने की कठिनाई बढ़ जाती है, ठीक है। उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, बहुत संघर्ष करना पड़ जाता है उनको जीने के लिए। ऐसे भी कितने प्राणी मतलब जीव जलीय प्राणी मर भी जाते होंगे, ठीक है। इस चीज़ का आप देखिए। अब मृदा के लिए क्या होता है कि सही मृदा का चुनाव करने के लिए ना उनका पीएच मान 7 तक होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर आप गांव में होते हो, किसानी होते हो, तो कोई भी अगर जाते हो बीज रोपने से पहले या फिर खेती फसल उगाने से पहले क्या करते हैं, खेत की सिचुएशन को देखते हैं कि अभी किस खेत में किस मिट्टी में कौन सी फसल हम उगा सकते हैं और कौन सी फसल उगाएंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये ऐसे पैरामीटर होता है, वो चेक तो कर लेते हैं। तो वैसे मिट्टी की कितनी होनी चाहिए, मृदा की पीएच प्लस 7 होनी चाहिए, जिसके तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा फसल चुनाव सरल है और उपजाऊ है उस खेत के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। देखिए हम जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो चलते हैं पढ़ते हैं, उसके बाद भी समझ लेंगे। हमारे उदर में पाए जाने वाले HCl पाचन में सहायक होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखिए HCl क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन में सहायक होते हैं। किसके लिए? पाचन के लिए सहायक होते हैं। अपच में स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। जब अपघटन की क्रिया होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि अत्यधिक मात्रा में अम्ल की उत्पत्ति हो जाती है, जिसके कारण हमारे पेट में ना जलन दर्द का अनुभव होने लगता है, जिसको कभी कभी गैस्ट्रिक आप बोलते हो, वैसा हो जाता है। तो ऐसी बिगड़ती हुई हालत में ना हमें क्या लिखना था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपचार करना पड़ता है, जो एक औषधि है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। कौन से? जब हमारे पेट में जलन या फिर दर्द का अनुभव हो, किसके कारण होता है? अम्ल की अधिक्यता के कारण होता है। और साथ ही इसके उपचार के लिए हम कौन से औषधि का यूज करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, जिससे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसे प्रति अम्ल भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अम्लीयता को कम कर रहा है, कि अम्ल की मात्रा को कम कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि भैया हम आपके प्रभाव को कम कर रहे हैं, तो मतलब एंटी अम्ल के विरुद्ध काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए प्रति अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि यह अम्ल के प्रभाव, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, क्योंकि यह अम्ल के प्रभाव को कम कर देती है, जिसके कारण इसके हम क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल बोलते हैं। देखिए अब पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। कभी कभी आप ऐसे देखते होंगे, कोई जब आपके दोस्त हो या फिर आपके सगे संबंधी में हो या फिर कोई मनुष्य हो, आप देखते होंगे उनके दांत में क्षय पड़ जाता है, अर्थात या फिर वो गुटखा के कारण हो, जिस कारण से हो, कभी लाल का होता है, कभी पीलापन आ जाता है, ठीक है। तो किसके कारण होता है? ये पीएच मतलब अम्लीयता के कारण होता है, दांत में क्षय पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे मुंह में पीएच का मान 5.5 से, देखिए ऐसे मुंह का पीएच मान कितना होता है? 5.5 होता है। अगर उससे कम हुआ तो हमारे दांतों को क्षय लगने लगता है, अर्थात खराब होने लगते हैं, अलग से अनवांटेड जो परत होता है बढ़ने लगता है, जिसके कारण हमारे दांत की का कलर खराब हो जाता है, मतलब दांत का एनामिल है जो खराब होने लगते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, दंत मंजन का यूज करते हैं। वो भी दंत मंजन कैसा हो? क्षारीय हो। कौन से दंत मंजन का यूज करते हैं? देखिए यहाँ पे कौन से दंत मंजन का यूज करते हैं? क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं। किसके लिए? अम्ल की अधिक क्या मात्रा को उदासीन कर देने के लिए, ठीक है। और दांत जो का एनामेल होता है किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो क्या है? शरीर का सबसे कठोर अंग है। क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ है कौन? दांत का एनामेल, जो किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अब मुंह का पीएच मान कितना होता है? 5.5 होता है। और जब इससे कम होता है तो दांत में क्षय प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया जो कि भोजन के पश्चात अपशिष्ट खाद्य पदार्थों का न्यूनीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जिससे दांतों में क्षय हो जाता है, ठीक है। उससे दांतों में क्षय को रोकने के लिए क्या करते हैं? क्षारकीय दंतमंजन का यूज करते हैं, जिसके कारण अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। कौन? क्षारीय दंतमंजन, ठीक है।
पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। देखिए कुछ ऐसे भी रसायन होते हैं ना जो आमतौर पर पशु से भी मिलते हैं और पौधे से भी मिलते हैं। जब कीट जैसे मधुमक्खी, चिट्टी इत्यादि डंक मारते हैं, देखिए जब कोई मधुमक्खी हो, चिट्टी हो, डंक मार देती है तो हमें क्या, वो हमारे शरीर में अम्ल की छोड़ देते हैं, ठीक है, एक अम्ल छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमें दर्द या फिर जलन का अनुभव होता है, ठीक है, क्या होता है, दर्द या फिर जलन का अनुभव होता है। और डंक मारे गए अंग पे बेकिंग सोडा जैसे दुर्लभ, क्या, बेकिंग सोडा जैसे दुर्लभ क्षारक का यूज करते हैं। देखिए अगर कोई मधुमक्खी हो या फिर चींटी हो इत्यादि कोई भी डंक मार रहे हो तो हमें इन्हीं क्षारक हमें यूज करना है, और कोई क्षारक नहीं यूज करना जो कमजोर क्षारक हो, दुर्बल क्षारक हो, वैसे क्षारक का यूज करना है। जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, जिसको हम खाने वाले सोडा भी कहते हैं, जहाँ पे डंक लगा होता है ना वहाँ के स्थान पे हम यूज करते हैं, जिसके कारण जो डंक मारी गई होती है उसके द्वारा अम्ल छोड़ा जाता है, तो वो क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। अर्थात जब जानते हैं अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या उदासीनीकरण का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही था, बाकी के जो बच्चे हुए हैं लॉन्ड तो हम आगे पढ़ लेंगे। तब तक यार आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और कमेंट भी कर देना अगर कोई आपको डाउट हो तो। और प्रीवियस जो बाकी सारे जैसे कि मैथ की हो या फिर सोशल साइंस की हो, बायोलॉजी की हो, प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके उन्हें भी विजिट करो, देखो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।